तो मेरे छोटे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। और होप कर रहा हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हो एकदम मजे में हो, मस्ती में हो और ऐश कर रहे हो, है ना। तो आप सब लोग साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, ये भी होप कर रहे हैं। चलिए आज से हम नई जर्नी का शुरुआत करने वाले हैं। मन में क्यूरियोसिटी आ रही है भाई, क्या पढ़ने वाले हैं। यस, चैप्टर नेम इज द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। बुक का नाम क्यूरियोसिटी, साइंस क्लास 7। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टुडेज सेशन। एंड ये सेशन में पहले तो है इंट्रोडक्टरी। तो क्या है साइंस? इज द फन एंड एक्साइटिंग वे टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव। साइंस क्या है? साइंस इज अ फन एंड एक्साइटिंग वे, मजेदार चीज है। और जहां पे हम, जो वर्ल्ड में हम रहते हैं, उसको जानने का, समझने का एक्साइटिंग वे है साइंस। क्वेश्चन करना साइंस है, उसका जवाब ढूंढना साइंस है ना। दुनिया में जो भी चीजें हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, उसका जवाब ढूंढना साइंस है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीज के बारे में जानना साइंस है ना। तो ये सी चीज हम सब पढ़ रहे होंगे। यहां तक कि बटरफ्लाई उड़ती है, हाँ उड़ती है, कैसे उड़ती है। यहां तक कि अब हम ऐसे पेपर से एरोप्लेन बनाते, उड़ाते हैं, कैसे उड़ रहा है। तो ये सब फन वे में जानेंगे इस चैप्टर में और पढ़ेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और जिज्ञासा बढ़ाते हैं, क्वेश्चनिंग करने की आदत डालते हैं ये चैप्टर के थ्रू। ठीक है, तो यही सब ये इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। लेट्स हैव वन ग्लैंस। So science is a fun and exciting way to learn the world in which we live in. It is not just about reading facts in the book. Books में facts पढ़ लिए, वो सब चीजें है क्या? नहीं. It's like going on an adventure, questioning questions, try experiments and discover new things. Experiment करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, है ना। क्वेश्चन भी करते रहेंगे, ये एडवेंचर में गए, इट इज जस्ट लाइक गोइंग टू द एडवेंचर। एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन राइज होंगे, भैया ये पहाड़ है तो कैसे बना होगा, ये क्वेश्चन दिमाग में आया ना। और उसके ऊपर बेस्ड कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये जानने की, कुछ नया चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। सो दैट डिस्कवरी इज नथिंग बट साइंस। This chapter invites you to explore everything around us. ये चैप्टर आपको हर एक चीज, आपके आसपास के हर एक चीज को एक्सप्लोर करने का मौका देगा। From tiny things, छोटे से छोटा सेल in a leaf, to huge thing, the stars in the sky, सारे चीजों को जानने का मौका देगा। It encourages you to think like scientist. आपको ये ऐसा बनाएगा ना, आपको ऐसा उलझाएगा कि आप एक साइंटिस्ट की जैसा सोचने लगो कि भैया क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। भैया तो ये साइंटिस्ट के वे में कैसे सोचने देगा? बाय ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एवरीथिंग इन द नेचर कनेक्टेड। नेचर में एक दूसरे से कैसे सारी चीजें कनेक्टेड है, वो ये चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे। द टेक्स्ट बुक यूजेस द प्लेफुल आइडिया ऑफ बटरफ्लाइज फ्लाइट एंड पेपर प्लेन सोरिंग टू शो हाउ क्यूरियोसिटी हेल्प्स इन लर्निंग टेक ऑफ। तुम्हारे मन में जिज्ञासा पैदा करेगा पढ़ाई के लिए, और आप पढ़ाई में टेक ऑफ कर जाओगे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट कि साइंस इज एन एडवेंचर। साइंस एडवेंचर क्यों है? बिकॉज ये मौका देता है एक्सप्लोर करने का वर्ल्ड को, है ना। सो एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग बोथ स्मॉल एंड बिग थिंग्स।
छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चीजों को समझने की मौका देता है हमको। जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया सेल इन द लीफ, इसका पढ़ाई करेंगे। छोटे से छोटा, एकदम छोटा, जो ऐसा नेकेड आई से तो दिखाई भी नहीं देता है। नॉर्मली दिखता है क्या? नहीं दिखता है हमको। अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी सेल्स इन द लीफ, तो उसका भी पढ़ेंगे इसमें। एंड द स्टार्स इन द स्काई, बहुत दूर है, बहुत बड़े बड़े हैं, उसके बारे में भी हमें इसमें पढ़ने का मौका मिलता है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज आस्किंग क्वेश्चन। साइंस स्टार्ट्स विथ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से स्टार्ट होती है साइंस। When you wonder why and how something is happening, जब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब ये दो चीजें आपके दिमाग में घूमने लगे तो आप समझ लो आप साइंटिस्ट बन चुके हो, है कि नहीं? तो देन यू आर थिंकिंग लाइक साइंटिस्ट। साइंटिस्ट भी तो ऐसे ही सोचता होगा और कुछ इन्वेंशन करता रहेगा, हाउ एंड वाई से। Why is it is happening? भैया बर्ड उड़ा तो क्यों उड़ा, फिर हम सर्च करना चालू करते हैं, कुछ सोचना चालू करते हैं उसके ऊपर, कैसे उड़ा, अब हम दूसरे चीजों को उड़ाएंगे। तो हमने क्या किया, प्लेन बना ली, है ना? तो जब ये सब सोचना चालू करते हो आप, यही सोचने का मौका प्राप्त करने देगा ये चैप्टर, ठीक है? तो आप भी साइंटिस्ट के से सोचने चालू कर दोगे। Then the third is doing experiments. तो साइंस एडवेंचरस और कैसे हो जाती है कि उसका चीजें से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं। कैसे? प्लांट लिया, सनलाइट में, एक सनलाइट में ग्रो किया, एक विदाउट सनलाइट में ग्रो किया। तो जो सनलाइट में ग्रो हो रहा था वो ज्यादा जल्दी ग्रो हो रहा था, हाँ, और जो सनलाइट के बगैर ग्रो था धीरे 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 धीरे, कभी कभी तो मर भी जा रहा था। उसका मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि उसको लाइट का जरूरत है खाना बनाने के लिए उसका, एंड द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्सपेरिमेंट लेट अस यू सी हाउ थिंग्स वर्क। फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग मटेरियल एट होम can teach you about their properties. हमने ना एक इंसिडेंट आपको शेयर करता हूं कि मटेरियल टेस्ट कर रहे थे। अब क्या किया मैंने मालूम है, ग्लास लिया, एक वायर ली, वायर हमने प्लग के अंदर डाला और वो ग्लास को मैंने टच करके देखा, ऐसा जोर का झटका लगा कि ग्लास मैंने ऐसे अपने बॉडी में पकड़ा हुआ था और वायर लाके टच कर दिया तो ऐसा झटका लगा कि पूछो मत। तो इससे क्या पता चला कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। तो आप ये बिल्कुल मत करना हमको तो चलो झटका लगा, हम छूट गए, लेकिन भाई बहुत गंदा झटका लगा था, ठीक है? तो आप ये एक्सपेरिमेंट मत करना ऐसा वाला डेंजरस। तो लेकिन इससे प्रॉपर्टीज पता चलती है कुछ चीजों की बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Learning takes flight. The textbook compares learning to a butterfly fluttering or a paper plane flying. Just like a paper plane inspired scientists to study flight, like birds' wing led to airplanes. Your curiosity can lead to new discoveries. Bird जैसा उड़ रहा था, है ना? बर्ड जैसा उड़ रहा था, फिर पेपर प्लेन हमने उड़ाया, बटरफ्लाई उड़ रहा था, तो उससे इंस्पायर होके तो साइंटिस्ट लोगों ने प्लेन बनाई होगी और उधर से टेक ऑफ किया होगा, है ना? उसमें भी सोचा रहेगा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब सोच के कुछ कंक्लूजन पे आए होंगे, उन्होंने कुछ रिजल्ट्स बनाई और फिर प्लेन बन गया, हमारा डिस्कवरी हो गया प्लेन का। तो लर्निंग टेक्स फ्लाइट। तो लर्निंग जितना ज़्यादा पढ़ाई सोचेंगे समझेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? इमेजिनेशन इज अ की, सोचने का, समझने का नजरिया, जो अपना इमेजिनेशन है, दैट इज अ की।
as you read this book, let your imagination soar. जैसे ये बुक पढ़ोगे आपका इमेजिनेशन को हर एक जगह भागने दो, दौड़ने दो, तब तो जाके चीजों को एक्सप्लोर कर पाओगे आप. each page is chance to explore new ideas and find wonders in the world. हर एक पेज आपको न्यू आइडिया से भर देगा, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करेगा, क्यूरियोसिटी पैदा करेगा, एंड अलग अलग फिर आपको दिमाग में चीजें आएंगी आपके दुनिया के बारे में. ठीक है. सो दीज आर द पॉइंट्स इन साइंस इज एन एडवेंचर. साइंस एज अ वे ऑफ थिंकिंग. आप कैसे सोचते हो साइंस को, आपका सोचने का नजरिया क्या है. साइंस एज अ वे ऑफ थिंकिंग. More than fact, scientist is not just about memorizing things. It's a process, a simple way of thinking that welcomes curiosity and questioning. तो कुछ भी चीजें याद करने वाली, दिमाग पे ऐसे बर्डन डालने वाली चीजें नहीं है. ये जिज्ञासा पैदा करने वाली चीज है. ये आपको क्वेश्चन करने के लिए प्रेरित करेगा, ये क्वेश्चन का हल ढूंढने में प्रेरित करेगा. ये ध्यान में रखिए. तो हाउ डू द थिंग्स वर्क, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए. भैया अगर ये हमारे पास मोटर है, आने वाला ना मोटर, डर 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 हाउ डज दिस मोटर वर्क. पानी का पंप है, कैसे वर्क करता है. इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, पंप, ये टरबाइन रोटेट होगा, वो सब चीजें हैं उसके अंदर. सो हाउ आना चाहिए. भैया ये चीजें वर्क कर रही है तो कैसे कर रही है, एंड वाई डू इवेंट हैपन्स द वे दे डू. भैया ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें जाननी पड़ी. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न इन द नेचर. जो नेचर में पैटर्न है उससे हम क्या सीख सकते हैं, है ना. तो उससे हम कुछ नया नया डिस्कवरी कर सकते हैं. तो ये सब दिमाग में आना, साइंस को इस प्रकार सोचना, ये हमको ये चैप्टर बता रहा होगा कि कुछ भी रट्टा मारने वाली चीज नहीं है. तुमको रट्टा नहीं मारना है. अपने दिमाग को क्वेश्चन पूछने का बनाना, है ना. क्वेश्चन, भैया ये चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज अ कंक्लूजन. सो ये सब चीजों के ऊपर अपने दिमाग को दौड़ाना, ये हमारा ये जो चैप्टर है वो बता रहा होगा. साइंस इज ऑल अबाउट दैट, द वे ऑफ थिंकिंग. स्टेप आउटसाइड द बुक. ये बुक से बाहर भी बहुत कुछ है. ये भी ये बुक बताएगा, ये चैप्टर बताएगा कि टू अंडरस्टैंड साइंस यू नीड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्विंग नेचर हेल्प्स यू लर्न बेटर देन जस्ट रीडिंग. भैया सिर्फ रीडिंग करके, बुक पढ़ के काम नहीं चलेगा. आप वही चीजें बाहर एक्सप्लोर करो, है ना. कैसे कैसे हम देखो अपने गमले में पेड़ लगाते हैं, पढ़ तो लिया, फोटोसिंथेसिस होता है. गमले में पेड़ लगाते हैं तो गमले का पेड़ जो है ना वो सनलाइट की तरफ मुड़ता चला जाता है. देखा है कभी. तो बाहर एक्सप्लोर करो. ऐसे ऐसे चीजें जब एक्सप्लोर करोगे अपने बुक के बाहर तो चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझोगे. तो मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया. तो अपने बुक में ही सब कुछ है ऐसा नहीं है. बुक के बाहर भी दुनिया है साइंस की, उसको जानना समझना बहुत जरूरी है. तो अपने बुक के बाहर भी जितने भी अपन ने एक्सपेरिमेंट्स किए या कुछ भी किए उससे रिलेटेड या कुछ भी नया मिलता है. तो दिस नेचर इज ऑल अबाउट साइंस, फुल ऑफ साइंस. तो आप देखते चलो और हर एक चीजों को क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्या, कैसे हो रहा है ऐसा, वो चीजें आपके दिमाग में, जहन में आनी चाहिए. ठीक है. चलिए, तो दिस इज स्टेप आउटसाइड द बुक. नेवर एंडिंग जर्नी. अब साइंस है ना, एक चीज डिस्कवर हुआ उससे और एक चीज डिस्कवर होगा, या उससे और एक चीज. देखो एक सिंपल सा बताता हूं. पहले छोटा पटाखड़ी बना होगा,
तो उससे स्पार्क हुआ तो लाइट बना, लाइट से थोड़ा छोटा फटाकड़ी बना, छोटा से बड़ा, बड़े से बड़ा बनते 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 आइटम बम बना लिया हमने, है ना। एक के बाद एक चीजों का उसी के ऊपर बेस्ड डिस्कवरी होता चला जाता है और चेन चलते जाती है। तो साइंस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, साइंस इज ऑलवेज ग्रोइंग, every discovery leads to the new questions, making it an ongoing adventure. तो एक डिस्कवरी दूसरे क्वेश्चन को जन्म देगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा, या दूसरा फिर दूसरा तीसरे को जन्म देगा, तीसरे क्वेश्चन को, तो ये तो चलता रहेगा, तो डिस्कवरी होते जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज अगेन responsibility to the nature. Science shows how human actions affect the environment. Human activity. हाँ, हम क्या करते हैं आजकल, प्लास्टिक यूज करते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में, फेंक रहे कि नहीं, तो हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम चाहें तो क्लीन भी कर सकते हैं। कैसे? आजकल रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक चल गई है कि नहीं चल गई है। तो एक तो मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ प्लास्टिक वाला, छोटा क्या बहुत बड़ा एग्जांपल है भाई, है? तो प्लास्टिक क्या करता है, अपने एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि अब फ्यूचर में जो लोग हैं उनको अपना एनवायरनमेंट यूज करने दें। तो उसके लिए तो भाई अपना एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए ना। कैसे करेंगे वो भी ये साइंस ही बताएगा। तो ये पढ़ते हैं, साइंस शोज हाउ ह्यूमन एक्शन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, पोल्यूशन कैन हार्म नेचर, बट साइंस कैन हेल्प अस टू फाइंड वेज टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड मेक मोर सस्टेनेबल, बेटर फॉर द फ्यूचर। वही बता रहा है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया प्लास्टिक का आपको, कि हम नेचर को खराब करते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं, बट साइंस ही एक वे है जो नेचर को ठीक भी करेगा। तो रिसाइकलिंग इज वन प्रोसेस, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिंग विद सोसाइटी, व्हाट वी डू अफेक्ट द वर्ल्ड, द साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर रोल इन कीपिंग नेचर्स एंड सोसाइटी बैलेंस्ड। तो सोसाइटी के साथ कनेक्शन बना के, कनेक्टिंग विद द सोसाइटी, हम नेचर को बैलेंस करके रख सकते हैं। हम बता सकते हैं भैया कचरा इधर उधर मत फेंको, पोल्यूशन हो रहा है। कचरा वाला आएगा, बोलेगा भाई कचरा डालो, तो हम उसमें डाल देंगे, वो जाके प्रोसेसिंग करेगा, उससे गैस निकालेगा, उससे अलग अलग चीज़ निकालेगा। तो आजकल कैसा हो गया, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, तो उस कुछ ना कुछ उस प्रोसेस में जाएगा, उसको वो उससे एनवायरनमेंट खराब हम नहीं होने देंगे। तो सोसाइटी से मिलके कनेक्शन बना के, मतलब यार एनवायरनमेंट को हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसे वे में सोचना है साइंस को। ठीक है, आगे एक्सप्लोरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब देखो मटेरियल, कोई मेटल होगा, कोई नॉन मेटल होगा, कोई मेटलॉइड होगा, है ना। ये सारी चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में। सो एवरीडे ऑब्जर्वेशन, वी स्टार्ट बाय लुकिंग एट थिंग्स वी सी एवरी डे बट माइट नॉट थिंक अबाउट, लाइक व्हाई सम मटेरियल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड व्हाई सम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक सोचने का नजरिया है, एक्सप्लोर कर रहे हैं इसमें। क्या ये कुछ देखो, ये चीज है, ये भी कुछ ना कुछ चीज है, लेकिन ये क्या हो रहा है, एकदम फ्लेक्सिबल है। तो ये मटेरियल फ्लेक्सिबल क्यों है, इसके बारे में भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। अब ये मोबाइल है, सख्त है, क्यों सख्त है, वजनदार क्यों है भैया, ये लोखंड है तो लोखंड करंट क्यों लग रहा है। तो ये सब के बारे में भी ये चैप्टर में सीखेंगे। सो वी स्टार्ट बाय लुकिंग एट थिंग्स we see every day but might not think about like why some materials are strong and why हम देख रहे हैं, देखते रहते हैं भैया कुछ मटेरियल स्ट्रांग है, कुछ नहीं है,
कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ हीट कंडक्ट करता है, कुछ नहीं करता है। तो ये सब का नजरिया हमको बदलना है, इसको एक्सप्लोर करना है। तो जब भी सोचोगे तो आप इस प्रकार में सोचो, साइंटिस्ट वे में, ठीक है। टेस्टिंग मटेरियल, दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स एक्सपेरिमेंट विथ simple items like batteries, lamps and wires to learn how material behave. The chapter describes experiment with simple items like batteries, lamps and wires to learn how material behave. So हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट किया विद द वायर, लैम्प में गया, लैम्प जल गया, बैटरी जब टच हुआ तो इससे क्या पता चला, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तभी लाइट जल रही है। तो ये चैप्टर में भी ये भी पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट टेस्ट विच मटेरियल कैन मेक्स अ लैम्प ग्लो व्हेन कनेक्टेड टू द बैटरी। सो ऑब्वियसली मेटल वायर रहता है, उसको जब बैटरी से कनेक्ट करोगे, लैम्प में कनेक्ट कर दोगे तो लैम्प जलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सो नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द वे, इससे ये पता चलता है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इससे। ग्रुपिंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। देयर इज एक्चुअली 3 ग्रुप्स है, बट इसमें हमको 2 ग्रुप्स में दिया हुआ है, दैट इज एक तो मेटल, एक तो नॉन मेटल्स। तीसरा है मेटलॉइड, आपको मैं बता रहा हूं जानकारी के लिए। सो grouping material based on their properties, materials are divided into 2 groups, that is metal, these often conduct electricity, metal conduct electricity and heat like copper wire in a lamp, है ना। कॉपर वायर यूज करते हैं लैम्प को लाइट करने के लिए। सो दैट कॉपर इज नथिंग बट मेटल। सो मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट हीट। नॉन मेटल, दीज यूजुअली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अब लाइक वुड एंड प्लास्टिक, अब देखो आयन होता है जिससे हम आयनिंग करते हैं। सोचने की बात है भैया, ऐसा नहीं कि सोचो नहीं, सोचने एक्सप्लोर करना है अपने को चैप्टर में। तो आयन है जिससे हम प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो हीट होता है मेटल और उससे प्रेस होती है। लेकिन उसको पकड़ने के लिए जो बनाया रहता है वो वुडन रहता है, तो वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए उसको इंसुलेटर, एज एन इंसुलेटर यूज करता है। जहां भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देना है, देखो वायर है, अंदर कॉपर गया, ऊपर प्लास्टिक है। प्लास्टिक इज व्हाट, नॉन मेटल, ठीक है, क्योंकि वो करंट लगने नहीं देगा। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम करंट, ठीक है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। तो एक्चुअली मटेरियल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जाम्पल ऑफ लाइफ, ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रॉम लाइफ, अ टॉर्च बैटरी स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज इट रन्स आउट ऑफ एनर्जी। अब बहुत दिन से हम वो टॉर्च यूज करते रहते हैं, जलता है, फोकस आता है, लाइट दिखता है। बचपन में अब तो वो कोई उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट मेरे तो बचपन में था, अब तो तुम देखते भी नहीं होगे। तो टॉर्च जो होता है, टॉर्च देखा होगा सब लोग ने, एक्चुअली तो देखा ही होगा। तो बैटरी कुछ समय के बाद लाइट चलते रहती है, कुछ समय के बाद बंद हो जाती है, तो बैटरी ड्रेन हो गया, खत्म हो गया, है ना। क्यों? उसकी एनर्जी खत्म हो गई बैटरी की, इसलिए लाइट नहीं चल रहा है। तो टॉर्च स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम because it's run out of energy. Metals are used in wires because they let the electricity flow. मेटल वायर बनाने के लिए यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। While non metal are used to handle, जैसे मैं बताया था, है ना, वायर के ऊपर प्लास्टिक लपेटा हुआ रहता, प्लास्टिक रहता है। तो while non metal are used to handle to keep
अस सेफ फ्रॉम शॉक्स। तो शॉक से बचाने के लिए, करंट से बचाने के लिए वो नॉन मेटल यूज किया हुआ रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेटल आर यूज्ड इन वायर्स बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे allow to flow electricity, while non-metals are used in handles to keep us shock free। सीधा सीधा बात है ना। नॉन मेटल लाइक वुड आयरन के ऊपर लगाया रहता है, अगर हम वो वुड ने हटा देते हैं या सीधा डायरेक्ट पकड़ते तो करंट भी लगता, गर्म भी लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर चेंजेस इन द वर्ल्ड? The world is always changing। हाँ भैया, ये तो बात है। आज से 10 साल पहले कौन सोचा रहेगा कि इंटरनेट पे पढ़ लोगे, हैं? पढ़ाई इंटरनेट पे हो जा रही है, आजकल यूट्यूब पे पढ़ ले रहे हो कि नहीं? आज से 10-20 साल पहले कौन सोचा रहेगा कि हाँ यूट्यूब पे पढ़ लेंगे? तो वर्ल्ड इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग। इतना डेटा फ्री हो जाएगा, इतना डेटा सस्ते में मिलेगा, कौन सोचा रहेगा? तो world is changing। So what are changes? The world is always changing। Some changes are we can see like अब ये तो जो दिया है वो नॉर्मल दिया है कि आइस मेल्ट होता है, सॉलिड से क्या बना, लिक्विड बना, फिर लिक्विड से कभी कभी गैस बन जाता है, वेपराइज हो जाता है ना। सो कुछ चीजें जो है, कुछ चेंजेस जो है वो परमानेंट है, और कुछ चेंजेस जो है, देखो आइस से क्या बना, वाटर बन गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, लिक्विड से वापस फ्रीज करोगे तो आइस बन जाएगा, तो दैट इज परमानेंट। और कुछ कुछ जो रहता है ये सॉरी दैट चेंज इज व्हाट, टेम्पोररी। आइस से वाटर, वाटर से मतलब लिक्विड स्टेट, लिक्विड से वापस है सॉलिड स्टेट। सो दिस इज टेम्पोररी चेंजेस, टेम्पोररी, और चेंजेस इज परमानेंट। अब जैसे फ्रूट है, फ्रूट खा रहे हो, पहले कच्चा था, कच्चे से पका, राइपन हो गया, वापस से राइपन से कच्चा कर सकते हो क्या? नहीं। सो दैट इज परमानेंट चेंज। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि चेंजेस भी रहते हैं ना, दो टाइप के चेंजेस होते हैं, टाइप्स ऑफ चेंजेस। एक तो रिवर्सेबल चेंज, एक तो इरिवर्सेबल चेंज। तो रिवर्सेबल जो रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि हाँ रिवर्सेबल चेंज। अब कैसे? आइस से क्या बना, वाटर बन गया लिक्विड फॉर्म में, एंड वापस से वो लिक्विड फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके आइस बना सकते हैं, फ्रीज करके, है ना। सो दीज कैन गो बैक टू हाउ दे वेर, जैसे थे वैसे बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर बट यू कैन फ्रीज इट बैक टू द आइस। सही है। irreversible changes, this cannot be go back, मतलब वापस से नहीं कर सकते। अब फ्रूट है, पक गया, वापस से पका हुआ फ्रूट को कच्चा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज इरिवर्सेबल। बैटरी जो है, पहले की बैटरी जो आती थी, अब तो बैटरी वापस से हम एनर्जी भर देते हैं चार्जर लगा के, बट पहले वाली जो अभी भी बहुत सारी सेल आती है जो इरिवर्सेबल होती है, मतलब एनर्जी खत्म तो फेंक देना पड़ेगा उसको, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, है ना। सो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो चेंज जो है वो इरिवर्सेबल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट इज रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल। सो रिवर्सेबल में यस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, रिवर्स होके चेंज हुआ बट वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, आप, है ना। एंड इरिवर्सेबल में मतलब वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, example of changes in the world around us। example of changes, ice melting into water। ये क्या है, रिवर्सेबल है कि इरिवर्सेबल है? रिवर्सेबल है यार। यस। फ्रूट राइपनिंग ऑन द ट्री, इट इज इरिवर्सेबल चेंज बट चेंज तो है। तो एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इज आइस मेल्ट होके वाटर बना, फ्रूट पक के, कच्चा फ्रूट पक्का फ्रूट बन गया, पक गया फ्रूट, है ना। एंड रॉक्स ब्रेकिंग, बड़े बड़े पत्थर है, हवाओं के कारण, वेदरिंग के कारण, मतलब बरसात हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो क्या होता है, स्टोन्स ब्रेक होते हैं छोटे छोटे स्मॉलर पेबल्स में। सो रॉक्स ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पेबल्स।
ठीक है, द टॉर्च बैटरी रनिंग आउट ऑफ द पावर, बैटरी जो है उसका पावर खत्म हो गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ चेंज। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज रोल ऑफ हीट, चेंजेस इन द वर्ल्ड अराउंड अस। रोल ऑफ हीट, हीट का क्या रोल है इसमें? हीट मेक्स सम चेंजेस हैपन और हैपन्स फास्टर, कुछ चीजें धीरे धीरे, हीट क्या करता है, कुछ चीजें धीरे धीरे चेंज करता है, कुछ चीजें को भैया फास्ट कर देता है। चेंज तो हो रहा है बट वो हीट करोगे तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन आइस क्यूब्स मेल्ट फास्टर इन वार्म रूम, जितना ज्यादा गर्म रूम होगा आइस से वाटर उतना जल्दी बन जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में उतना जल्दी आ जाएगा। और अ ग्लेशियर, अ ब्लॉक ऑफ आइस मेल्ट्स व्हेन अर्थ गेट वार्मर, तो ग्लेशियर देखो हमने तो पढ़ा था, हमारा ओजोन लेयर जो है वो कम होते जा रहा है, हमारी धरती जो है हीट होते जा रही है, गर्म होते जा रही है, तो हमारा ग्लेशियर क्या हो रहा है, पिघलते जा रहा है ना। तो जो भी कोस्टल एरियाज हैं वो लबालब पानी से भर जाएंगे, डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, एंड जो आइलैंड है बहुत सारा वो डूब जाएगा, हो सकता है। तो धीरे धीरे हो रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को धरती को बचाने भाई, इसलिए साइंस पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सो ये तो रहा हीट का रोल। आगे बढ़ते हैं, वाटर साइकिल एंड हीट, क्या रिलेशन है वाटर साइकिल में? हीट क्या करता है, सन से हीट आती है, सनरेज हीट लेके आता है, तो सन हीट क्या करता है, समुद्र का पानी या नदी का पानी को गर्म करता है, इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेट होने से वो वेपर्स जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, और जैसे क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं वो और ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाते ठंडे हो जाते हैं, और वो बरस जाते हैं रेन के तौर पे, तो रेन वाटर मिलता है हमें, ठीक है। वही बता दिया है, द सन्स हीट मेक्स वाटर फ्रॉम दिस सीज एंड रिवर टू इवेपोरेट, टर्न्स इनटू वेपर, दिस वेपर्स फॉर्म क्लाउड्स, ये जो वेपर है वो क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, विच देन फॉल्स एज अ रेन, यही क्लाउड्स रेन के तौर पे बरसते हैं हमारे ऊपर। सम रेन वाटर ट्रिकल्स अंडरग्राउंड मूविंग फार अवे, कुछ जो रेन वाटर है वो धरती पे पड़ती है और धरती के अंदर चली जाती है, उससे क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर जो है ना वो बढ़ता है, तो यहाँ से बहुत दूर तक ग्राउंड वाटर बढ़ेगा, ठीक है, तो बहुत दूर तक वो पानी ग्राउंड वाटर से चला जाता है, ठीक है। यही सब दिया हुआ है आगे। तो दिस इज चेंज, ये क्या था, रोल ऑफ हीट एक्चुअली इन वाटर साइकिल, तो यह ध्यान में रखना आप। सो नेक्स्ट वन इज अगेन व्हाई इट मैटर्स, भैया क्यों कर रही है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अंडरस्टैंडिंग चेंजेस हेल्प अस टू नो हाउ नेचर वर्क्स एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट। अब बरसात नहीं होगी तो पीने का पानी बचेगा क्या? बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। दिल्ली जैसे शहर हैं, बड़े ज़्यादा लोग होते हैं, हमारे मुंबई जैसे शहर है जो मतलब डैम्स के थ्रू हमको पानी मिलता है, डैम्स में हम पानी को भर के रखते हैं और वो पानी मिलता है हमें। तो जब बरसात नहीं होगी तो डैम का तो लेवल नीचे गिर जाएगा, तो पानी मिलेगा कैसे इतने लोगों को? तो ये ध्यान में रखना है कि भैया ये क्यों, ये हम हमारा उससे क्या लेना देना है भैया। जब जानोगे ये सब चीज़ें तब ये तुम प्रोटेक्ट करोगे एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हुआ तो बरसात कम होगी तो जिंदा रह पाओगे नहीं ना। फिर जिंदगी को चलने के लिए पानी का जरूरत है, तो हर एक चीज़ इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ये ध्यान में रखिए। तो अंडरस्टैंडिंग चेंजेस, जो ये चेंज हो रहे हैं उसको समझने से हमको नेचर को प्रोटेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है, और कुछ रास्ता मिलेगा ताकि ऐसे ही लाइफ चलती रहे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट,
changes in humans during middle school around age of 11 to 14. मिडिल स्कूल में 11 से 14 ईयर्स तक देखोगे तुम बच्चे एकदम सीधा सीधा बड़े हो गए यार, है ना। तो चेंजेस ह्यूमन में भी होते हैं। तो ड्यूरिंग मिडिल स्कूल, that is around age of 11 to 14, your body grows and changes quickly, है ना। ये 11 से 14 साल के बीच के बच्चे जो है ना एकदम फटाक से बढ़ जाते हैं। अपने बॉडी में भी चेंज होगी, अपने मेंटल कंडीशन में भी चेंज होगी, अपने इमोशन में भी चेंज होगी। एंड दिस इज नॉर्मल, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉर्मल, है ना। सो ग्रोइंग अप, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो ध्यान में रखना कि चेंजेस ह्यूमन में भी होंगे, और ज़्यादातर मतलब जो दिख के आएंगे वो 11 से 14 साल तक के बच्चों में दिख के आएंगे। सो बॉडी में भी चेंज होंगे, इमोशन में भी चेंज होंगे। तो उस वक्त पे ना हम बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं 11 से 14 साल के बच्चों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस फॉर एनिमल change in the living thing. To grow and stay alive, animals need to, अब भैया obviously जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है ना। टू ग्रो एंड स्टे अलाइव, हमको बढ़ने के लिए और जिंदा रहने के लिए ईट फूड फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। तो खाना खाना पड़ेगा ताकि एनर्जी मिले और न्यूट्रिएंट्स मिले। सांस लेनी पड़ेगी टू गेट ऑक्सीजन, we have to breathe to get oxygen. Then circulate blood to carry nutrients to different part of the body. ब्लड को सर्कुलेट होना पड़ेगा ताकि न्यूट्रिएंट्स दूसरे जगहों पे अपने बॉडी में जा सके। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। लाइफ प्रोसेस ऐसा चलता है फॉर एनिमल, लाइफ प्रोसेस फॉर एनिमल टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। Animals need to eat food for energy and nutrients, then breathe to get oxygen, then circulate blood to carry out nutrients to all part of the body. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है वो देखते हैं। फॉर प्लांट्स, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस फॉर प्लांट्स देखा वैसे लाइफ प्रोसेस एनिमल्स देखा वैसे लाइफ प्रोसेस फॉर प्लांट्स। फॉर प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स को भी फूड ये चाहिए ताकि वो ग्रो हो सके, लेकिन ये कैसा है ना, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ये खुद ही फूड बनाएगा। ओके, बट दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड CO2 फ्रॉम द, अब सनलाइट, वाटर और कुछ मिनरल्स जो है वो उसको सॉइल से मिल जाएंगे। तो सीधा सीधा बात है, हमने जो पढ़ा है इसमें जो दिया हुआ है, आप क्या लिखोगे, सनलाइट यूज करके द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, वो खुद का खाना बनाता है। कौन भाई, तो ये हैं हमारे प्लांट साहब। तो प्लांट साहब क्या करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं, है ना, और खुद का खाना खुद बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो प्लांट्स भी ग्रो करने के लिए वो खुद का खाना बनाता है, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और वो लाइट का यूज करके, सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स ब्रीथ टू, प्लांट्स सांस भी लेते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि बताया मैंने, वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड कुछ लेते हैं, कुछ गैसेस लेते हैं फ्रॉम द टाइनी पोर्स इन द लीव्स। सो वो लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, दैट प्रोसेस, है ना, वो भी तो सांस ले रहे हैं ना, इसका मतलब वो भी सांस ले रहे हैं, कुछ गैस ले रहे हैं, कुछ गैस दे रहे हैं थ्रू द टाइनी पोर्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बैलेंस इन द नेचर। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, life on the earth has developed always to survive and grow
in the balanced way. For example, plants and animal depends each on other for food and oxygen. इसका मतलब क्या है? बैलेंस बनाए रखने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर है. कौन कौन? प्लांट्स एंड एनिमल. भाई आज से नहीं, बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है ये, है ना. हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और वो हमको ऑक्सीजन देते हैं. समझ में आया? सो वी आर इंटरडिपेंडेंट. फूड के लिए हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है. एंड एनिमल क्या करता है भैया? उनका पोलन ग्रेन्स लेके उनको हेल्प करता है उनके सर्वाइवल में, ठीक है. तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वो पॉलिनेशन कैसे होता है आप देखे रहेंगे, एयर के थ्रू, एनिमल के थ्रू. कुछ एनिमल्स पोलन ग्रेन लेके जा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो पॉलिनेशन हो रहा है. सो ये सब चीजें चलती रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है सब, ठीक है. So over million of years, life on earth has developed ways to survive and grow in the balanced way. For example, plants and animals dependent on each other for their food and oxygen. Why it matters? Learning about life process helps us to understand how all living things, including us, stay alive and healthy. भैया ये पढ़ क्यों रहे हैं? वाई ये एनिमल्स का लाइफ प्रोसेस और फिर प्लांट्स का लाइफ प्रोसेस क्यों पढ़ रहे हैं? क्या मैटर है इसका? ये इससे आपको हेल्दी रहने के लिए और जिंदा रहने के लिए पता चलेगा कि कैसे जिंदा रहना है ना. तो ये ध्यान में रखिएगा. लर्निंग अबाउट लाइफ प्रोसेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग अस स्टे अलाइव एंड हेल्दी. लाइफ प्रोसेस के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हम हेल्दी कैसे रहें और जिंदा कैसे रहें. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? और टाइम हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज. देखो अब टाइम टेबल बनाते हैं. आज मैं ये करूंगा, वो करूंगा, खाना इतने बजे खाऊंगा. दिस इज व्हाट टाइम डूज. सो time help us to organize our day, like knowing when to go school and when to sleep. नहीं तो स्लीप साइकिल ही खराब हो जाएगी, है ना. रात को ही सोते हैं, रात को ही नींद आना चला जाता है. क्यों है? यही तो टाइम है ना. तो टाइम हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज आवर डे, लाइक नोइंग व्हेन टू गो टू स्कूल एंड व्हेन टू स्लीप. हर एक चीजों की जानकारी, कब क्या करना है, ये टाइम ही तुमको देता है. हाउ वी मेजर टाइम? अभी आजकल तो क्लॉक हो गए ना, क्लॉक से देख लेते हैं, है ना. बहुत सारे क्लॉक लगा दिए हमने. कोई डिजिटल है, कोई मोबाइल में भी क्लॉक है आजकल. लेकिन पहले के जमाने में फिर कैसे टाइम मेजर करते थे? तो उन लोग ना सनलाइट का यूज करते थे, उसका शैडो का यूज करते थे. जैसे जैसे शैडो गिरता था उसके हिसाब से उन लोग टाइम बता देते थे. आज अब जो है ना इतना बच गया है. अरे अब जो है आपके स्कूल जाने का टाइम, ये इधर शैडो आया ना, ये स्कूल जाने का टाइम आ गया भाई. तुमको जाना है किधर? झाड़ के नीचे पढ़ाई करने. पहले तो ऐसे ही था ना, गुरुकुल टाइप्स. तो हर एक टाइम किससे डिसाइड होता था? सन रेज के शैडो से डिसाइड होता था. तो टाइम जो है वो सन रेज का शैडो बताता था. Today we use clock and watches to tell time. Long ago, people used sun's shadow to measure time. For example, they looked at how shadow moved as the sun changes position in the sky. जैसे स्काई में वो एक तो शैडो बताया मैंने. तो एक तो ऐसा है कि ये स्काई से जैसे जैसे ये सन इधर से उधर जाएगा, शैडो भी तो मूव करेगा ना, उसके ऊपर टाइम डिपेंड करता था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, टाइम इन डेली लाइफ. टाइम अफेक्ट व्हेन यू वेक अप, ईट और स्लीप, एंड इट्स कनेक्टेड टू द नेचर लाइक डे एंड नाइट. कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है,
कब नाचना है, कब नाचने का क्लास जाना है, ये डेली लाइफ को कनेक्ट करने वाला और नेचर को, एंड इट्स कनेक्टेड टू द नेचर। अब देखो एक सिंपल सा बात है, सुबह सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, दिस इज व्हाट, जाते भी है, हाँ सुबह सुबह ही लगती है, सुबह सुबह जाते हैं, तो दिस इज नेचर कॉल्स एंड दिस इज ऑल इज कनेक्टेड टू द नेचर। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। रात को ही नींद आती है, अगेन इट इज कनेक्टेड टू द नेचर। सो ये टाइम इन डेली लाइफ, टाइम अफेक्ट स्लीप का पैटर्न, खाने का पैटर्न, ये सब टाइम तुमको देता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर एंड इट्स कनेक्टेड टू द नेचर, सब नेचर से कनेक्टेड है, लाइक डे एंड नाइट। व्हाई इट मैटर्स, अंडरस्टैंडिंग टाइम हेल्प अस प्लान और लीव्स एंड learn how nature works, like how day and night happens, ये डे एंड नाइट कैसे होता है ना, ये टाइम ही तुमको बताता है। ये हर एक चीज प्लान करने का चीज, प्लान करते हो भैया ये टाइम पे ये करूंगा, ये टाइम पे ये करूंगा, ये सब कैसे होता है, टाइम के थ्रू ही होता है। टाइम पता रहेगा तो ही हम हर एक चीज़ को प्लान कर सकते हैं, हर डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है, ये भी जान सकते हैं, है ना, टाइम के थ्रू ही जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाई इट मैटर्स, टू अंडरस्टैंड टाइम हेल्प अस प्लान आवर लाइफ्स एंड learn how nature works, like how day and night happens. Next, light and shadow, importance of light. लाइट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। अगर लाइट ही ना हो तो दिखाई देगा क्या? सनलाइट हटाओ, सब लाइट हटाओ, दिखाई देगा क्या? नहीं। तो लाइट क्या करता है, हर एक चीज देखने में मदद करता है हमारी। जब लाइट नहीं होता तो कुछ दिखता ही नहीं शायद। सो लाइट हेल्प अस टू सी वर्ल्ड अराउंड अस, हर एक चीज देखने में मदद कौन करता है? लाइट करता है हमको। We use light to do something like read and at night. ये लाइट यूज करते हो कि नहीं करते हो? लाइट लैम्प जैसे जला देते हैं, रात को पढ़ते हैं, तो लाइट के द्वारा ही हम कुछ रात को पढ़ पाते हैं। एंड शैडो के साथ ऐसे खेलते हैं, कभी बटरफ्लाई उड़ाते हैं शैडो वाला, याद है? तो शैडो से खेलते हैं, वो सब लाइट का ही कमाल है ना। तो लाइट नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेकार होती है यार, ना कुछ देख पाते ना कुछ। सो लाइट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। फिर इट यूज लाइट टू, वी यूज लाइट टू रीड बुक्स, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, ओके। अब साइंटिफिक वैल्यूज, स्टडिंग लाइट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बिगर थिंग्स लाइक हाउ द यूनिवर्स वर्क। सो लाइट के द्वारा ही हमको पता चलेगा ना कि भैया कैसे यूनिवर्स वर्क करता है। ये तो कैसे पता चलता? शैडो गिरा, रात हो गई, दिन हो गया, कहीं ये अर्थ घूम रहा है ना, तो ऐसा घूमेगा जिस तरह मुंह रहेगा ना अर्थ का सन के इधर, तो उधर लाइट रहेगी, उधर उजाला रहेगा, उधर डे रहेगा, और जहाँ बैक साइड रहेगा वहाँ नाइट रहेगी, जहाँ पे शैडो गिरता रहेगा, है ना। तो ये लाइट के द्वारा ही पढ़ा है हमने। सो स्टडिंग लाइट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बिगर थिंग्स लाइक हाउ द यूनिवर्स वर्क। पूरा यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, लाइट के ऊपर ही, सनलाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। फिर सो लाइट से ही यूनिवर्स चलती है, और लाइट से ही हम ये समझ पाएंगे कि हमारे यूनिवर्स कैसे चल रहे हैं। दिस इज साइंटिफिक वैल्यू। एंड शैडो इन द नेचर, शैडो हेल्प अस happens when something blocked light. अब शैडो हम देखते हैं, सन रेज आ रहे, इधर शैडो फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि हमने लाइट को ब्लॉक किया है। तो जब लाइट को हम ब्लॉक करते हैं तो शैडो फॉर्म होता है, सही है। सो शैडो हैपेंस व्हेन समथिंग ब्लॉक लाइट्स। अब देखो, हमने एक्लिप्स के बारे में सुना है, लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, क्या हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स,
ग्रहण मीन्स एक्लिप्स। तो ये कैसे होता है? ये भी शैडो ऑफ लाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अर्थ है, सन है, सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ जाए तो क्या करेगा? लाइट को ब्लॉक करेगा सन के, तो वो फॉर्म होगा लूनर एक्लिप्स। और जब भी सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, तो ऐसे ऐसे लाइट्स को ब्लॉक करते हैं, तो उससे क्या बनता है? एक्लिप्स बनते हैं। सो अर्थ एंड मून कैन कास्ट शैडो causing eclipse when the sun or a moon is blocked, is when sun or moon is blocked। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Long ago people used shadow to tell time by watching how they moved। तो जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि सनरेज मूव हुआ है ना, तो ये सन मूव हो रहा है, तो उसी प्रकार किसी का भी शैडो इधर से उधर मूव होता रहेगा। सो उसी को यूज करके, वही मूवमेंट को, सन का शैडो का मूवमेंट यूज करके हम ये बता सकते थे कि भाई टाइम कितना हुआ। अभी भी आप जाओगे तो एक कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल में ना वो जो घड़ी बनाई है, दैट इज बेस्ड ऑन दैट सन्स शैडो, और वो 24 आवर्स की घड़ी है, आपको बता दूं मैं, बेस्ड ऑन सन्स शैडो, वो आपको टाइम बताएगा। तो सोचिए, इतना जमाने पहले से ये सब चीजें चलते आ रही हैं और ये चीजें पढ़ रहे हैं। हमारे इंडिया में तो पहले से ही है ना, हमारा साइंटिस्ट का ही देश है भाई, समझ लो। So long ago people used shadow to tell time by watching how they moved. Today we use light in many ways, like in bulbs or lasers। बल्ब में लाइट यूज करते हैं, लेजर में लाइट यूज करते हैं, है ना, बराबर है कि नहीं? और उसका भी हम शैडो बनाते हैं, अलग अलग चीजें खेलते हैं, उससे मजा आता है। चलो देखते हैं आगे। लाइट एंड शैडो, why it matters? क्यों मैटर करता है? So light and shadow are not just fun, they help us to understand the sun, space and how we see things। बराबर है? तो एक्लिप्स कैसे हो रहा है, तो लाइट और शैडो ही बताएगा ना। तो भैया हमको पूरा अर्थ का स्पेस का पूरा जानकारी देने का काम तो लाइट ही करेगा, ठीक है? दैट्स व्हाई वी हैव, इफ वी वांट टू एक्सप्लोर अर्थ एंड स्पेस, सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है, तो तुमको लाइट के बारे में भी जानना पड़ेगा, उसका शैडो के बारे में भी जानना पड़ेगा। अब अर्थ मूवमेंट समझते हैं। ये तो पता ही है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रोटेशन क्या है। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, एक ही जगह पे ऐसा घूम रहा है। सो दिस इज एक्सिस, ऐसा एक ही धुरी पे घूम रहा है, दैट इज रोटेशन। दैट इज व्हाट? रोटेशन, है ना। एक ही जगह पे घूम रहा है, सन है, ये एक्सिस है, वो एक ही जगह पे घूमते जा रहा है ऐसे। तो दिस इज व्हाट? दिस इज रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस an imaginary line through the center once every 24 hours। तो हर 24 घंटे में एक बार घूमता है वो, ये तो बात पता है। मतलब एक बार जब रोटेशन लेता है तो कितना होता है? वन रोटेशन इज इक्वल टू वन रोटेशन इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो ध्यान में रखना, एक रोटेशन 24 आवर्स का होता है। वैसे ही रेवोल्यूशन, अर्थ जो है ना सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, तो वो एक साल लगाता है। एक रेवोल्यूशन लेने के लिए क्या करता है? एक साल लगाता है, 1 ईयर। सो 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 1 ईयर, बराबर है? हाँ सर, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 ईयर। एक साल लगाता है वो।
और उसी एक साल के दौरान अलग अलग सीजन्स आते हैं, कभी समर आएंगे, कभी मानसून आएगा, फिर विंटर आएगा हमारे यहाँ। सो एक रेवोल्यूशन लेता है, मतलब अभी सन यहाँ पे है, वो ऐसे चक्कर अपना अपना तो वो खुद को रोटेट होते ही रहता है, लेकिन ये यहाँ से ऐसा एलिप्टिकल पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व भी होता है वो सन के अराउंड। सो दैट इज नोन एज व्हाट, रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन होने के लिए यहाँ से फिर से यहाँ पे आने के लिए उसको एक साल लगते हैं, 1 ईयर। द अर्थ मूव्स राउंड द सन वंस एवरी ईयर कॉजिंग सीजन्स। मून, अभी मून जो है वो सन के आसपास में घूमता रहता है, सॉरी अर्थ के आसपास में घूमते रहता है, अपना मून है ना, मून अर्थ के अराउंड में घूमते रहता है। सो ये मून का घूमने की वजह से अपने में टाइड्स आते हैं। क्या आते हैं? टाइड्स। हाई टाइड आएगा, लो टाइड आएगा, वो अर्थ मून के मूवमेंट के ऊपर ही हमारे इधर जो टाइड्स डिपेंड रहते हैं, हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। द मून गोज राउंड द अर्थ विच अफेक्ट थिंग्स लाइक टाइड्स एंड हाउ वी सी द मून फेजेस। मून छोटा, कभी छोटा हो जाता है, कभी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हमारे चंदा मामा जो हैं कभी कभी गायब रहते हैं, एक एक दिन क्या रहता है, गायब रहता है। एक दिन थोड़ा छोटा रहता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर एक बार फुल दिखता है, फिर थोड़ा छोटा होते जाता है, फिर एक दिन गायब हो जाता है। तो ये चलता रहता है बिकॉज मून का मोमेंट की वजह से, ठीक है। और वो क्यों होता है? बिकॉज शैडो अपना अर्थ का उसके ऊपर पड़ता है, मून के ऊपर, तो वैसा दिखाई देता है, ठीक है। लाइट आ रहा है सन के इधर से और वो जा रहा है, कुछ लाइट पड़ेगा मून के ऊपर तो वो दिखाई देगा, लाइट के जो लाइट नहीं पड़ेगा जो एरिया में, वो नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए वैसा चलता रहता है, मूवमेंट ऑफ मून के ऊपर डिपेंड करता है उसका शेप। इफेक्ट्स ऑन लाइफ। डे एंड नाइट हैपेंस बिकॉज द अर्थ रोटेट्स गिविंग टाइम टू वर्क एंड रेस्ट। ये डे नाइट क्यों होता है? वो अपने धुरी में घूम रहा है ना, रोटेट हो रहा है। वी नो दैट 24 आवर्स रोटेट होगा, तो जो भी पार्ट सन को फेस करेगा, हमारे से घूम रहा है, जो पार्ट सन को फेस करेगा उधर ही लाइट रहेगा ना, उसके ऊपर ही लाइट रहेगा, बाकी पीछे वाला पार्ट पे तो लाइट रहेगा नहीं। तो पीछे वाला के ऊपर नाइट रहेगा, आगे वाले के ऊपर जहां पे सनरेज आ रहा है, जो डायरेक्ट फेस कर रहा है सनरेज को, सन को, वो वहां पे होगा दिन। सो मतलब ऑब्वियसली अगर एक चक्कर काटने के लिए 24 आवर्स लग रहे, तो ऑब्वियसली 12 घंटा दिन होगा, 12 घंटे का रात होगा। सो डे एंड नाइट हैपेंस बिकॉज द अर्थ रोटेट्स गिविंग अस टाइम टू वर्क एंड रेस्ट। सही है? हाँ। सीजन्स लाइक समर एंड विंटर हैपेंस बिकॉज अर्थ रिवॉल्व हो रहा है राउंड द सन। तो ये समर आता है, विंटर आता है, फिर उस समर आएंगे, फिर रेनी सीजन आएंगे, फिर विंटर आएगा। तो ये चलता क्यों रहेगा? बिकॉज ये सीजन्स जो है वो रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। सन, अर्थ जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्लिप्स हैपेंस। एक्लिप्स क्यों होता है? बिकॉज मून जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्लिप्स। तो मून का पोजीशन, मून सन और अर्थ के बीच में आ गया तो एक्लिप्स फॉर्म होगा। सो ऐसे बोला, एक्लिप्स हैपेंस व्हेन द अर्थ और मून ब्लॉक्स सनलाइट क्रिएटिंग शैडो इन द स्पेस। सो अर्थ और जो मून है वो जब सनलाइट ब्लॉक करता है तब एक्लिप्स होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे एकदम बड़े तौर पे आगे लेसन्स में। यहां पे हम बेसिक जान रहे हैं। व्हाई इट मैटर्स? अर्थ मूवमेंट क्यों मैटर करता है? भैया वेदर नहीं रहेगा तो खाना, ये खेती होगी? रेनी सीजन नहीं है तो खेती कैसे होगी? आए तो ये ध्यान में रखना कि रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप होता है तब ये जब सीजन्स आते हैं अलग अलग। दिस मूवमेंट शेप्स हाउ वी लिव। ना रात आया तो सोना है, दिन आया तो जगना है, वो उसके अर्थ मोमेंट पे ही पता चलेगा ना। तो ये टाइम हो गया काम पे जाना है दिन में। हाँ, आजकल तो नई ट्रेंड
नाइट ड्यूटी वाली भी आई है, नाइट ड्यूटी करते हैं लोग, तो नाइट ड्यूटी भी वो उसके मोमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, नाइट हो गया करके। सो दिस मोमेंट शेप्स यू टू लीव फ्रॉम द वेदर वी एक्सपीरियंस, या जो वेदर एक्सपीरियंस करते हो, टू द प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव। ठीक है, तो ये मोमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है सारी चीजें, सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये ध्यान में रखना। आगे, थैंक यू। सो ये चीज, ये एक्चुअली चैप्टर बहुत बेसिक था, आगे और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज्यादा जानेंगे। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इसलिए आपने डिटेल में कुछ पढ़ा नहीं। अभी अगला जो चैप्टर होगा, आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे वो चीजों को बड़ा डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमको उसी प्रकार सोचना है। क्यूरियोसिटी इज अ बुक, जो जिज्ञासा से भरी हुई है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि भैया ऐसा खाली पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, सोचने के लिए पढ़ना है, और मन में क्वेश्चन उसके प्रति आना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तभी आपने साइंस अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, होप कर रहा हूं कि हर एक एस्पेक्ट से ये चैप्टर में गुजरे हो और चीज़ों को समझे हो, ध्यान में रखे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले भैया बता दूं कि अगर हर एक चीज़ अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर देना और अपने अपने दोस्तों को शेयर करना। शेयरिंग इज केयरिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।